हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीव अर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, नाथसिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाथसीवाद और हिटलर का उदय। आज हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. 1945 के वसंत ऋतु में हेलमुट नाम का एक 11 साल का बच्चा अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, जहां उसने अपने पेरेंट्स की बातें सुनी जो सीरियस होकर कुछ डिस्कशन कर रहे थे। 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाजें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. हेलमेट के पिता एक जाने माने फिजिशियन थे। वे अपने वाइफ से डिस्कशन कर रहे थे कि क्या उन्हें अपने पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या फिर उन्हें खुद आत्महत्या कर लेनी चाहिए। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Allies will do to us what we did to the crippled and Jews." हेलमुट के पिता बोल रहे थे कि अब एलाइज यानी मित्र राष्ट्र हमारे साथ वही करेंगे जो हमने अपाहिजों और ज्यूज लोगों के साथ किया है। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। Allies. The Allied powers were initially led by the UK and France. In 1941, they were joined by the USSR and USA. They fought against the Axis powers, namely Germany, Italy and Japan. Allied powers का नेतृत्व सबसे पहले फ्रांस और यूके ने किया था। फिर 1941 में इसमें यूएसएसआर और यूएसए भी जुड़ गए। एलाइड पावर्स ने एक्सिस पावर्स के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली, जापान शामिल थे।
मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने धुरी शक्तियों यानी जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया। द नेक्स्ट डे he took Helmut to the woods, where they spent their last happy time together, singing old children's songs. Later, Helmut's father shot himself in his office. अगले दिन हेलमट और उसके पिता बाग में घूमने गए। वहां उन्होंने साथ में वक्त बिताया, गीत गाए। फिर बाद में हेलमट के पिता ने खुद को गोली मार ली अपने ऑफिस में। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। ये आखिरी मौका था जब हेलमट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट रिमेंबर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायरप्लेस। हेलमुट को याद है कि उसने अपने पिता के खून से सनी वर्दी को देखा था, जिसे उसके घर के फायर प्लेस में जला दिया गया था। हेलमुट की यादों में वो क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया था। सो ट्रॉमेटाइज्ड वॉज ही बाय वॉट ही हैड ओवरहर्ड एंड वॉट हैड हैपेंड that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. He was afraid that his mother might poison him. जो कुछ हेलमुट ने सुना और देखा, उससे वो इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था कि उसने घर में 9 साल तक खाना नहीं खाया, इस डर से कि उसकी मां उसे खाने में जहर न दे दे। हेलमट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ, उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वो घर में एक कौर भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी मां उसे भी जहर ना दे दे। Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. हेलमट को उस वक्त हो सकता है समझ में ना आया हो, लेकिन सच ये था कि हेलमट के पिता नाजी थे और एडोल्फ हिटलर के बहुत बड़े सपोर्टर थे। हेलमट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाजी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। Many of you will know something about the Nazis and Hitler. You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe. You may have heard that he killed Jews. आप में से बहुत लोग नाजी और हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का ताकतवर देश बनाना चाहता था और उसका एम्बिशन था कि वो पूरे यूरोप को कॉन्कर कर ले। आपने ये भी सुना होगा कि उसने ज्यूस को मरवाया था। आप में से कई बच्चे नात्सियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। वो पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने ये भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। बट नाजिज्म was not one or two isolated acts. It was a system, a structure of ideas about the world and
पॉलिटिक्स। देखिए, नाजिज्म कोई एक दो घटनाएं नहीं है। नाजिज्म खुद में एक सिस्टम है जिसमें पूरी दुनिया और पॉलिटिक्स से रिलेटेड विचार है। लेकिन नात्सीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। ये दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। Let us try and understand what Nazism was all about. Let us see why Helmut's father killed himself and what the basis of his fear was. इस चैप्टर में हम नात्सिज्म के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि यह क्या है। हम ये समझेंगे कि हेलमट के पिता ने आत्महत्या क्यों की और उन्हें किस बात का डर था। आइए समझने की कोशिश करें कि नात्सीवाद का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हेलमट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी। वे किस चीज से डरे हुए थे। इन May 1945, Germany surrendered to the Allies. Anticipating what was coming, Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April. मई 1945 में जर्मनी ने अलाइड पावर्स के सामने सरेंडर कर दिया। हिटलर को समझ में आ चुका था कि क्या होने वाला है, इसलिए हिटलर ने उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर यानी प्रचार मंत्री ग्योबल्स ने अपने पूरे परिवार सहित बर्लिन के बंकर में अप्रैल में आत्महत्या कर ली। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है, इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ग्योबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। एट द एंड ऑफ द वॉर, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace, for war crimes, and crimes against humanity. वॉर खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया, जहां पे नाजी वॉर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में क्राइम अगेंस्ट पीस, फॉर वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नात्सी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। Germany's conduct during the war, especially those actions which came to be called crimes against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. What were these acts? वॉर के दौरान जर्मनी का जो कंडक्ट था यानी व्यवहार था, जर्मनी ने जो एक्शंस लिए थे उसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा गया, जिसने बहुत सीरियस मोरल और एथिकल क्वेश्चंस खड़े कर दिए थे और जर्मनी को वर्ल्ड वाइड क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। इस चैप्टर में हम इन एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे? अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी had waged a genocidal war which resulted in the mass murder of selected groups
of innocent civilians of Europe. सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आर में जर्मनी ने जेनोसाइड यानी नरसंहार शुरू कर दिया था, जिसका रिजल्ट सामने आया यूरोप के एक सिलेक्टेड ग्रुप के लोगों के मास मर्डर के रूप में। दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। जेनोसाइडल, killing on large scale, leading to destruction of large sections of people. जनसंहार, बड़े पैमाने पर हत्या, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोगों का विनाश होता है। The number of people killed included 6 million Jews, 2 lakh gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, besides innumerable political opponents. 6 मिलियन ज्यूज लोगों को मारा गया, 2 लाख जिप्सीज को मारा गया, 1 मिलियन पोलैंड के लोग मारे गए, 70,000 जर्मन्स जिन्हें फिजिकली और मेंटली डिसेबल माना गया था, उन्हें भी मारा गया। इसके अलावा न जाने कितने ही पॉलिटिकल ओपोनेंट को मारा गया। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is, by gassing them in various killing centers like Auschwitz. नाजीज ने लोगों को मारने के लिए किलिंग सेंटर्स बनाए, जैसे ऑस्विट्स का किलिंग सेंटर, जहां पर जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मार दिया जाता था। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑशविट्ज जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल sentenced only 11 leading Nazis to death. Many others were imprisoned for life. न्यूरेमबर्ग में जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल का गठन हुआ था, उसने केवल 11 मेन नाजीज को डेथ सेंटेंस दिया। बाकी आरोपियों में से बहुतों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नात्सियों को ही मौत की सजा दी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। द रिट्रीब्यूशन डिड कम, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent of their crimes. नाजीज को सजा तो मिली, लेकिन नाजीज ने जिस प्रकार की ब्रुटलिटी दिखाई थी, उसके मुकाबले सजा बहुत कम थी। सजा तो मिली, लेकिन नाजियों को जो सजा दी गई, वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. Allied powers जर्मनी के साथ सख्ती के साथ पेश नहीं आना चाहते थे, जैसा वे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पेश आए थे। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे, जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience
At the end of the First World War, what was this experience? बहुत सारे लोगों का मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे जर्मनी के साथ पेश आया गया था, उस अनुभव से जो लोग गुजरे उसी ने नासिज्म के उदय में योगदान दिया था। आगे हम इसी अनुभव, इसी एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नात्सी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। ये अनुभव क्या था? अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक, वाइमर गणराज्य का जन्म। Germany, a powerful empire in the early years of the 20th century, fought the First World War 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies, England, France, and Russia. All joined the war enthusiastically, hoping to gain from a quick victory. अर्ली 20th सेंचुरी में जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था जिसने ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था। उन्होंने अलाइड पावर्स यानी इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था। दुनिया की बड़ी शक्तियों वाले देश इस वॉर में कूद पड़े। उन्हें लग रहा था कि उन्हें जल्दी विक्ट्री मिल जाएगी। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां ये सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी ना किसी फायदे की उम्मीद थी। Little did they realize that the war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources. उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये वॉर इतना लंबा खिंच जाएगा और यूरोप के रिसोर्सेस को डिप्लीट कर देगा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। Germany made initial gains by occupying France and Belgium. जर्मनी को शुरुआत में सफलता मिली जब उसने फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की। However, the Allies, strengthened by the US entry in 1917, won, defeating Germany and the Central Powers in November 1918. लेकिन जब 1917 में यूएसए की एंट्री हुई, तब अलाइज शक्तिशाली हुए और वे जीत गए और नवंबर 1918 में जर्मनी और सेंट्रल पावर्स की हार हुई। लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया, तो इस खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity. इंपीरियल जर्मनी यानी साम्राज्यवादी जर्मनी की जब हार हुई और एम्परर को जब अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी, तब जर्मनी के पार्लियामेंट्री पार्टीज को मौका मिल गया कि वे जर्मनी के पॉलिटिकल सिस्टम को फिर से अच्छे से तैयार करें। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पदत्याग ने वहां की संसदीय पार्टियों को
जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. नेशनल असेंबली ने वाइमार में एक बैठक बुलाई और वहां पे एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया जो कि फेडरल स्ट्रक्चर का था। इसी सिलसिले में वाइमार में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। Deputies were now elected to the German parliament or Reichstag on the basis of equal and universal votes cast by all adults, including women. जर्मन पार्लियामेंट यानी राइखस्टैग वहां पे इक्वल और यूनिवर्सल वोट्स के आधार पर, जिसमें एडल्ट्स और वुमेन के वोट्स शामिल थे, डिप्यूटीज को चुना गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइखस्टैग के लिए जन प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. ये रिपब्लिक जर्मनी के खुद के लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जर्मनी के हार के बाद, एलाइड पावर्स ने जर्मनी पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। लेकिन ये नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो ये थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। द पीस ट्रीटी एट वर्साई विद द allies was a harsh and humiliating peace. Germany lost its overseas colonies, a tenth of its population, 13% of its territories, 75% of its iron, and 26% of its coal to France, Poland, Denmark, and Lithuania. वर्साई के पीस ट्रीटी में एलाइज ने बहुत कठोर और ह्यूमिलिएटिंग शर्तें थोपी थी जर्मनी के ऊपर। जर्मनी अपने ओवरसीज कॉलोनीज, 1/10 पॉपुलेशन, 13% ऑफ टेरिटरी, 75% आयरन और 26% कोल फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। The Allied powers demilitarized Germany to weaken its power. Allied powers ने जर्मनी की ताकत को कम करने के लिए वहां डीमिलिटराइजेशन कर दिया, यानी जर्मनी की सेना भंग कर दी। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। The war guilt clause held Germany responsible for the war and damages the allied countries suffered. वॉर गिल्ट क्लॉज के तहत वॉर में हुए नुकसान के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। Germany was forced to pay compensation amounting to 6 billion pound.
जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड का कंपेंसेशन देने के लिए फोर्स किया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920s. जर्मनी के रिसोर्स रिच एरिया राइनलैंड पर 1920s में एलाइड पावर्स का ही कब्जा बना रहा। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 1920 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles. बहुत सारे जर्मन्स ये मान रहे थे कि ये नया वाइमार रिपब्लिक ही इस वॉर में हार के लिए जिम्मेदार है और वर्साई के पीस ट्रीटी में जो ह्यूमिलिएशन हुआ है उसके लिए भी जिम्मेदार है। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। इस मैप में वर्साई ट्रीटी के बाद जर्मनी को दिखाया गया है और जर्मनी ने अपने कौन कौन से टेरिटरी को लॉस किया इस मैप में हमें वो भी पता चलेगा। देखिए, इस बाउंड्री से जर्मनी इन 1914 दिखाया गया है। आप ये जो बाउंड्री देख रहे हैं इसमें 1914 में जर्मनी कैसा था वो दिखाया गया है। फिर ऑरेंज शेडेड रीजन में लैंड टेकन फ्रॉम जर्मनी, तो ये जो ऑरेंज शेडेड रीजन्स है ये आपके जर्मनी से छीन लिए गए थे। फिर लाइट वायलेट कलर शेडेड रीजन में है आपका लैंड अंडर लीग ऑफ नेशंस कंट्रोल। देखिए, ये वाला रीजन लीग ऑफ नेशंस के कंट्रोल में था। फिर यहाँ पे ये वाला रीजन आपका लीग ऑफ नेशंस के कंट्रोल में था। फिर ये वायलेट में शेडेड रीजन जो है ये डीमिलिटराइज्ड जोन है। ये देखिए, ये राइनलैंड वाला क्षेत्र जहां पे मित्र राष्ट्रों ने 1920s के ज्यादातर सालों में कब्जा करके रखा हुआ था क्योंकि ये रिसोर्स रिच एरिया था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, युद्ध का असर। द वॉर had a devastating impact on the entire continent, both psychologically and financially. इस वॉर का असर पूरे यूरोप पे बहुत बुरा पड़ा था। साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों लेवल पे बहुत गहरा इम्पैक्ट देखने को मिला था। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। From a continent of creditors, Europe turned into one of debtors. यूरोप कर्ज देने वाला कॉन्टिनेंट कहलाता था। इस वॉर के खत्म होते होते कर्ज लेने वाला कॉन्टिनेंट बन गया। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. जर्मनी के ओल्ड एम्पायर द्वारा जो गलत काम किए गए थे उसका हर्जाना नए वाइमार रिपब्लिक को चुकाना पड़ रहा था। विडंबना ये थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमार गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। The Republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation. वाइमार रिपब्लिक को वॉर गिल्ट क्लॉज और नेशनल ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा और 6 बिलियन पाउंड कंपेंसेशन पे करना पड़ा, जिसके वजह से वो फाइनेंशियली क्रिपल हो गया था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा,
हर्जाना चुकाने के वजह से आर्थिक स्तर पर भी वो अपंग हो चुका था। Those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics, and Democrats, became easy targets of attack in the conservative nationalist circles. जिन लोगों ने वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट किया था, जैसे मेनली सोशलिस्ट्स, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, उन्हें टारगेट किया जाने लगा। कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल में इन पर अटैक किया जाता था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। They were mockingly called the November criminals. This mindset had a major impact on the political developments of the early 1930s, as we will soon see. उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहकर बुलाया जाने लगा। इस माइंडसेट ने अर्ली 1930s के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर मेजर इम्पैक्ट डाला था। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोपियन सोसाइटी और वहां के पॉलिटिकल सिस्टम पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। सोल्जर्स को सिविलियंस से ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। Politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong, and masculine. Politicians और publicists इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन होना चाहिए। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। द मीडिया ग्लोरिफाइड ट्रेंच लाइफ। द ट्रुथ, however, was that soldiers lived miserable lives in these trenches, trapped with rats, feeding on corpses. मीडिया ने ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई किया। ट्रेंच यानी खंदक युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को बोला जाता था, लेकिन असल में सोल्जर्स की हालत इन ट्रेंचेस में बहुत खराब थी। वे चूहों से घिरे रहते थे जो कॉप्स को खाते थे। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग एंड विटनेस्ड देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली। वे पॉइजनस गैस और दुश्मनों के गोलाबारी को फेस करते थे और अपने साथी सैनिकों को मरते हुए भी देखते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर occupied center stage in the public sphere, while popular support grew for conservative dictatorship that had recently came into being. पब्लिक स्फीयर यानी सार्वजनिक जीवन में एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा और नेशनल ऑनर जगह लेने लगी और कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप को लोगों का समर्थन मिलने लगा। सार्वजनिक जीवन में
आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई, जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। Democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive the instabilities of interwar Europe. डेमोक्रेसी उस वक्त एक नया विचार था जो युद्ध के बीच फंसे यूरोप में सरवाइव नहीं कर पाया। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 3 का पार्ट 1 समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।